अभी जो मैं वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज बना रहा हूं उसमें हमने अभी तक देखा कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ। जर्मनी ने कैसे स्टीफन प्लान को यूज करके दोनों तरफ फ्रांस और रशिया पे अटैक किया। उसके बाद कैसे जर्मनी शुरू में बहुत डोमिनेशन दिखा रही थी, बहुत तेज आगे बढ़ रही थी, और कैसे फिर बैटल ऑफ मान में फाइनली एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के रैपिड एडवांस को रोका। उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मन लोगों ने और उनका देखा देखी फ्रेंच और इंग्लिश लोगों ने अपने ट्रेंचेस खोद लिए, और फिर आगे की पूरी लड़ाई जो है उन ट्रेंचेस के थ्रू ही हुई थी, और वहां पे वेस्टर्न फ्रंट पे एक तरह का स्टेलमेट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे पहले रशिया ने अटैक किया जर्मनी के ईस्ट रशिया पे, बट जर्मनी ने उनको टैननबर्ग की लड़ाई में हरा दिया, और उसके बाद रशिया ने नीचे बैटल ऑफ गलीशिया में ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया। कुल मिला के यहां से ना ईस्टर्न फ्रंट पे ना वेस्टर्न फ्रंट पे कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था। ये सारी घटनाएं होते होते साल 1914, जिस साल में शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो साल हो गया खत्म। पर उसके बाद क्या हुआ, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के साथ। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर घोषित किया, वैसे ही यूरोप के सारे देश एक एक करके लड़ाई में पड़ने लग गए। इस तरह से उस जमाने के जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कॉलोनियल अंपायर्स थे, जैसे ब्रिटिश अंपायर, फ्रेंच अंपायर, जर्मन और रशियन अंपायर, ये सारे बड़े बड़े अंपायर लड़ाई में आ चुके थे। पर अभी भी एक अंपायर ऐसा था जो लड़ाई में नहीं पड़ा था, और उसका नाम था द ऑटोमन अंपायर। और ये काफी बड़ा अंपायर था। एक जमाने में जब ये अंपायर अपनी पूरी हाइट पे था, अपनी बुलंदियों पे था, तब इसके पास एशिया का बहुत सारा हिस्सा, अफ्रीका और यूरोप का भी बहुत सारा हिस्सा ऑटोमन अंपायर के अंदर आता था। बट 1600 के आसपास आते आते ऑटोमन अंपायर की ताकत बहुत कम होने लग गई, और उसके बाद ऑटोमन अंपायर की हालत हो गई थी कि उसको कहते थे कि इट इज द सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी ऑटोमन अंपायर यूरोप का एक बूढ़ा आदमी है। तो जब 1914 में जुलाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, उस समय ऑटोमन अंपायर ने कहा कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो किसी के साथ भी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। परंतु इस साल के एंड होते होते उन्होंने लड़ाई में ज्वाइन कर लिया, लड़ाई में कूद गए, और वो कूदे किसकी तरफ? जर्मनी की तरफ। वो सेंट्रल पावर्स का हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि वो अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। और इसी के चलते फिर ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज ने 5 नवंबर साल 1914 को ऑटोमन अंपायर के ऊपर अपना वॉर घोषित कर दिया। अच्छा, इसमें भी अलाइड फोर्सेस की कुछ सोच थी, कुछ चाल थी। वो जानते थे कि 1914 अब खत्म होने को आ गया है, और उनको जो लग रहा था कि वॉर फटाफट खत्म हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंचेस खोद लिए गए हैं और स्टेलमेट पे लड़ाई आके रुक गई है, कुछ आगे नहीं बन रहा है। तो उनको था कि अब जर्मनी को टैकल करने के लिए, उनको धूल चटाने के लिए हमको कोई और फ्रंट खोलना होगा, ताकि वहां से जर्मनी पे हमला कर पाए। उसी दौरान टर्की ने, जो कि ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था, उन्होंने कॉकेसस के एरिया पे उन्होंने इन्वेड कर दिया था, और ये एरिया रशिया के पास था। तो इसी वजह से रशिया ने फिर ब्रिटेन से हेल्प मांगी कि आप हमारी मदद करिए टर्किश फोर्सेस को हराने के लिए। तो ब्रिटिश लोगों ने बोला श्योर, व्हाई नॉट, हम आपकी मदद करेंगे। पर वो श्योर इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने रशिया की मदद की और फिर टर्की को लड़ाई में हरा दिया, तो इस तरह से जो ऑटोमन अंपायर है, जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है, इससे जर्मनी वीक होगा। पर अब बात यह थी कि ब्रिटेन रशिया की मदद करे कैसे। ब्रिटिश लोगों ने ऐसा प्लान किया कि वो डार्डेनल स्ट्रेट्स के थ्रू जाएंगे और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करेंगे। डार्डेनल दरअसल एक 61 किलोमीटर का एक बहुत नैरो सा स्ट्रेच था, जहां पे पानी था और उसके दोनों तरफ टर्किश फोर्सेस थी। तो ब्रिटिश फोर्सेस को यह था कि अगर वो इस रीजन को पूरी तरह कैप्चर कर लेंगे, तो यहां से वो आगे जाके कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उसको कैप्चर कर लेंगे, और फिर वहां से आगे जाके वो रशियन फोर्सेस के साथ लिंकअप हो सकते हैं, और फिर वो मदद कर सकते हैं टर्की को लड़ाई में हराने के लिए। तो भाई इस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने अपना डार्डेनल कैंपेन प्लान करना शुरू किया। उस समय इस पूरे एक्सपेडिशन का, इस पूरे कैंपेन का जो मेन ऑफिसर था, मेन लीडर था, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये वही बंदा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। इस पूरे डार्डेनल कैंपेन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया, और उसने ये डिसाइड किया अपने कुछ मंत्रियों के साथ सलाह करके कि वो जो डार्डेनल का स्ट्रेट है उसको जीत लेंगे नेवल बॉम्बार्डमेंट करके। यानी ब्रिटिश लोग अपनी शिप्स भेजेंगे वहां पे, और शिप से ही बॉम्बार्डमेंट करवा के उस पूरे वहां पे जो डिफेंसेस हैं, टर्किश फोर्सेस हैं, उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह मार्च 18 साल 1915 को ये कैंपेन लॉन्च कर दिया गया। कुल मिला के 18 ब्रिटिश शिप्स इस स्ट्रेट पे हमला करने के लिए पहुंच गई, परंतु उन्होंने टर्किश फोर्सेस के डिफेंसेस को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। उनको लगा था कि ये टर्किश फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, हमारी फोर्स ज्यादा एडवांस्ड है, हमारे पास ज्यादा मॉडर्न नेवी है, ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है, हम इनको आराम से हरा देंगे।
उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया कि वो जो फोर्सेस हैं वो अपनी मातृभूमि को डिफेंड कर रही हैं और वो पूरी जान लगा देंगे। तो जब वो 18 शिप्स उस स्ट्रेट के थ्रू गुजरी तो वहां पे पानी में माइंस लगे हुए थे और 3 ब्रिटिश शिप्स माइन की वजह से डूब गई और बाकी 3 शिप्स बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई। उसके अलावा जमीन की तरफ से भी उन शिप्स के ऊपर बहुत हैवी फायरिंग आ रही थी। तो इस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने जो 18 शिप्स भेजी थी पूरे डार्डेनल स्ट्रेट को कैप्चर करने के लिए, उन 18 में से 6 शिप्स तो शुरू में ही बाहर हो गई। ब्रिटिश मिलिट्री प्लानर्स ने टर्किश डिफेंसेस को इतनी बुरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था कि उनको लग रहा था कि अगर वो अपनी कुछ चुनिंदा पुरानी शिप्स भी भेज देंगे अगर, तब भी आराम से वो डार्डेनल स्ट्रेट को कैप्चर कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनके अटैक करने के कुछ ही समय के अंदर 18 में से 6 शिप्स जो हैं वो लड़ाई से बाहर हो गई और इसी वजह से उस पूरी फ्लीट के कमांडर ने फटाफट ऑर्डर दिया कि भाई तुरंत यहां से निकलो, रिट्रीट करो, ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस तरह से ब्रिटेन के लोग समझ गए कि वो इस स्ट्रेट के ऊपर सिर्फ नेवल बॉम्बार्डमेंट करवा के नहीं जीत सकते, उनको गलीपली पेनिनसुला पे बीच लैंडिंग्स करवानी होंगी, उनको ट्रूप्स वहां पे भेजने होंगे। ये फिर उन्होंने निर्णय किया। अब ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो उन्होंने अपने एम्पायर से कुछ कुछ जगहों से सोल्जर्स को मंगवाया। इनमें से जो मेन कंट्रीज थी जहां से ब्रिटेन ने सोल्जर्स को मंगवा के गलीपली पेनिनसुला पे अटैक करने के लिए भेजा, वो कंट्रीज थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक ब्रिगेड इंडिया की भी थी उसमें से। यानी इंडियन सोल्जर्स भी गलीपली पेनिनसुला के अटैक में शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जब टर्किश फोर्सेस ने देखा कि ब्रिटिश लोगों का जो नेवी का एक्सपीडिशन था वो तो फेल हो गया, तो अब वो किसी और तरह से यहाँ पे घुसने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो लोग समझ गए कि हाँ भाई, अब ये लोग एम्फीबियस असॉल्ट करेंगे, यानी सोल्जर्स को गलीपली पेनिनसुला पे बीच लैंडिंग्स करवा के वहां से फिर ग्राउंड अटैक करवाएंगे। तो इस प्रकार अलाइड फोर्सेस का ग्राउंड अटैक जो बीच पे उन्होंने इन्विजन किया था वो लॉन्च हुआ 25 अप्रैल साल 1915 को। और क्योंकि टर्किश फोर्सेस ने अपनी वहां पे डिफेंसेस को बहुत मजबूत कर लिया था और टर्किश फोर्सेस सारी ऊंचाई पे बैठी थी और बीचेस जो लैंडिंग जहां पे हो रही थी बहुत नीचे हाइट पे था, इस वजह से टर्किश लोगों के पास ऑब्वियसली एडवांटेज था। इसीलिए अलाइड फोर्सेस जो थी, जिसमें ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडियन सोल्जर्स थे, इनमें बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई। बट फिर भी इतने हैवी कैजुअलिटीज के बावजूद भी उन जो पेनिनसुला पे उन्होंने लैंडिंग्स की, उनमें से 2 जगहों को, 2 बीच हेड्स को उन्होंने सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे लैंडिंग तो कर ली अलाइड फोर्सेस ने, बट वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि बीच पे लैंड करने के बाद आगे की जमीन बहुत ऊंची थी और सारी ऊंचाई वाली जो जमीन थी, ऊंची वाली पोजीशंस पे टर्किश फोर्सेस बैठी हुई थी और इसीलिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। तो अप्रैल में आ तो गए थे वो लोग वहां पे, बट वो आगे बिल्कुल भी इनलैंड मूव ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यहां पे भी बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट की तरह लोग ट्रेंचेस खोद के बैठ गए। जब अलाइड मिलिट्री लीडरशिप ने देखा कि यार ये तो बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट की तरह हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम यहाँ पे जितनी भी अलाइड फोर्सेस अब बीच पे पहुंच चुकी हैं, इनको रीइंफोर्स करने के लिए, इनको और ताकत देने के लिए कुछ और सोल्जर्स को यहाँ पे भेजेंगे, एक दूसरी लैंडिंग करवाएंगे। और इसीलिए अगस्त के महीने में फिर से फ्रेश ट्रूप्स यहाँ पे आए, लैंड किए, ताकि वो आगे बढ़ पाए और टर्किश डिफेंसेस को तोड़ पाए। इसीलिए सुवला बे पे फ्रेश बहुत सारे अलाइड ट्रूप्स की लैंडिंग हुई। यहाँ पे जो फ्रेश अलाइड ट्रूप्स लैंड किए, उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई, वो तेजी से आगे बढ़े, बट एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको पता नहीं था कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनको अपनी सीनियर लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिले थे। और जब तक उन्होंने जो प्रोग्रेस की थी, जो आगे तक वो पहुंच गए थे, जब तक वो फ्रेश ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे, उतनी देर में तो भाई टर्किश फोर्सेस ने अपने आप को रीइंफोर्स कर लिया और वापस वो मजबूत पोजीशन में आ गए। इस प्रकार ये जो फ्रेश लैंडिंग्स हुई थी वो भी पूरी तरह से नाकाम हो गई अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इस सब बातों की वजह से अलाइड सोल्जर्स की कैजुअलिटीज बढ़ रही थी, काफी लोग वहां मर रहे थे और वहां पे कंडीशंस अच्छी नहीं थी और वहां पे भी लोगों ने ट्रेंचेस खोद लिए थे, तो वहां पे भी लड़ाई बिल्कुल आके रुक गई थी और जमीन वो बिल्कुल भी टेरिटोरियल गेन्स कर ही नहीं पा रहे थे। जो इस पूरे लैंड एक्सपीडिशन का जो मेन लीडर था, ब्रिटिश लीडर, उसका नाम था इयन हैमिल्टन। उसने बोला कि अगर आपको और आगे बढ़ना है तो उसको 95,000 सोल्जर्स और चाहिए। अब पहले यहाँ पे इतने सोल्जर्स डाल चुके हैं और कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार ये इतने सोल्जर्स को नहीं दे पाएंगे। और फिर सितंबर 1915, इस महीने तक आते आते ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब यहां से अगर आगे बढ़ना है तो उनको और बहुत सारे सोल्जर्स लगेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। फिर ब्रिटिश सरकार ने आयन हैमिल्टन को वहां से लीडरशिप से निकाल लिया और वापस ब्रिटेन में बुला लिया और एक नए बंदे को, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स मनरो, उसको भेजा गया इस पूरे कैंपेन को लीड करने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि ये कैंपेन एक फेल्ड कैंपेन है और अगर आप यहाँ पे और रीइंफोर्समेंट्स नहीं दोगे तो यहाँ आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमको यहाँ से अपने सारे सोल्जर्स को निकाल लेना चाहिए। ये राय दी
उस नए कमांडर ने। फिर ब्रिटिश सरकार भी ये बात समझ गई, उन्होंने भी अपनी जिद छोड़ दी कि हाँ भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, यहां से सारे अलाइड फोर्सेस को इवैक्यूएट किया जाए। और इस तरह 7 दिसंबर की वो तारीख थी, 1915 वो साल था, जब अलाइड फोर्सेस ने अपने आप को वहां से धीरे धीरे स्टेजेस के अंदर एक एक करके इवैक्यूएट करना शुरू किया। ये पूरा इवैक्यूएशन कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना लग गया, क्योंकि 9 जनवरी साल 1916 में आखिरी अलाइड सोल्जर्स को वहां से निकाला गया। और यहां पे दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो लास्ट सोल्जर्स जो थे, जो 9 जनवरी 1916 की तारीख को वहां से खाली कर रहे थे, उनके लिए वहां से निकलना उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जो सामने जो एनिमी है वो इतने आसानी से किसी को रिट्रीट नहीं करने देते। तो वो वहां से निकले कैसे? तो उन्होंने रात के अंधेरे में क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल टाइप की राइफल बनाई। वो राइफल ऐसी थी जो अपने आप शूट करती थी। उसमें उन्होंने बहुत कुछ सिस्टम लगा के रखा था, आप उस राइफल को वहां लगा दो और वहां से खुद चले जाओ, कुछ टाइम के बाद वो राइफल अपने आप शूट कर देती थी। इस स्पेशल टाइप का जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, इसका नाम था द ड्रिप राइफल। और जिस बंदे ने, एक न्यूजीलैंड के बंदे ने इस पूरे सिस्टम का आविष्कार किया था, उसको बाद में अवार्ड भी मिला था। उस पूरी ड्रिप राइफल का जो सिस्टम था, उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको यहाँ कॉर्नर पे भी मिल जाएगा। इस राइफल की वजह से ये सक्सेसफुल इवैक्यूएशन पूरी तरह हो पाया, और बाद में जनवरी के महीने में सारे अलाइड ट्रूप्स ने इस गैलीपोली पेनिनसुला को इवैक्यूएट कर दिया। और इस प्रकार अलाइड फोर्सेस की गैलीपोली कैंपेन में हार हुई। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैलीपोली कैंपेन के इफेक्ट्स की बात की जाए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट आया जिसमें अलाइड फोर्सेस की जीत हुई, उस रिजल्ट पे गैलीपोली कैंपेन का कोई खास असर नहीं पड़ा था, क्योंकि यहां से अलाइड फोर्सेस हार जरूर गई थी, बट अल्टीमेटली अलाइड फोर्सेस ही जीती थी लड़ाई में। तो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हुआ, बट इस पूरी लड़ाई में जितने भी जो इंडिविजुअल कंट्रीज शामिल थे, उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। सबसे बड़ा इंपैक्ट था टर्की। द बैटल ऑफ गैलीपोली में जीत हासिल करने के बाद टर्की के मोराल में जबरदस्त बूस्ट आया। उनको ऐसा लगा कि वो वेस्टर्न पावर्स को भी हरा सकते हैं। और इन पूरी टर्किश फोर्सेस में जो मेन एक कमांडर था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उनका नाम था मुस्तफा कमाल। और यही कमांडर फिर जब बाद में टर्की अपना एक देश बना, तो उस देश के पहले राष्ट्रपति बने यही इंसान। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि गैलीपोली कैंपेन का कितना बड़ा इफेक्ट हुआ टर्की के ऊपर। इसके अलावा गैलीपोली कैंपेन का जिन कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वो कंट्रीज थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि इन्हीं दोनों के देशों के जो फौजी थे वो इस पूरी लड़ाई में ज्यादातर शामिल हुए थे, और ज्यादातर कैजुअलिटीज इन्हीं 2 देशों से हुई थी। और ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो सिपाही थे वो अलग जाके अपनी जमीन से हट के किसी दूसरे देश के लिए कहीं और लड़ाई कर रहे थे, और वहां पे जाके उन्होंने वीरता दिखाई। इस वजह से इन दोनों देशों में गैलीपोली कैंपेन जो था, ऐसा माना जाता है कि इस कैंपेन ने उस देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई, नेशनलिज्म जगाया, और लोगों में एक अपने देश की फीलिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जिन्होंने भाई ये सारा कैंपेन प्लान किया था। ऑब्वियसली अब इस कैंपेन में उनकी हार हुई थी तो बहुत ही बदनामी की बात थी। तो भाई जिस बुरी तरह वो इस कैंपेन में हारे थे, उनको रिट्रीट करना पड़ा, उसकी बहुत निंदा हुई ब्रिटेन में और पूरी दुनिया में। और इसी वजह से विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने इस नेवल एक्सपीडिशन को लीड किया था, इस लड़ाई के बाद उनको डिमोट कर दिया गया, और उसके बाद खुद फिर विंस्टन चर्चिल ने वहां नौकरी छोड़ के वेस्टर्न फ्रंट पे जाके एक इन्फेंट्री की यूनिट को लीड किया। हालांकि उस जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों बहुत पावरफुल कंट्रीज थे, इनके एम्पायर्स बहुत बड़े थे, फिर भी गैलीपोली कैंपेन में वो विजय हासिल नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है पुअर प्लानिंग। ब्रिटिश मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत बुरी तरह इस पूरे कैंपेन को प्लान किया था। उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को बिल्कुल भी ठीक से एसेस नहीं किया था। उनके पास अच्छी इंटेलिजेंस नहीं थी, ग्राउंड पे कैसा टेरेन है, वहां पे कैसे सोल्जर्स को लैंड करवाना है, कैसे आगे मूव करना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। इसी वजह से इस पूरे कैंपेन को गलत प्लानिंग की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा रीजन था लैक ऑफ एम्यूनिशन एंड रिसोर्सेज। ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी वेस्टर्न फ्रंट पे पूरी तरह लड़ाई में उलझे हुए थे, वहां ट्रेंचेस थे, और वहीं के लिए उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, उनको एम्यूनिशन नहीं मिल रहे थे। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने जाके गैलीपोली पेनिनसुला पे अटैक करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली उनके पास उतने वेपन्स ही नहीं थे, उतना एम्यूनिशन ही नहीं था कि वो वहां सप्लाई कर पाए। एम्यूनिशन की कमी होने की वजह से, अच्छा इक्विपमेंट ना होने की वजह से भी ये कैंपेन पूरी तरह फेल हुआ। तीसरा रीजन था कि इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स और अलाइड फोर्सेस को यूज किया गया था, वो सोल्जर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं थे, और उनके सामने टर्किश सोल्जर्स जो थे वो अभी अभी कुछ साल पहले लड़ाई करके आए थे, और वो अपनी मातृभूमि को, अपनी सरजमी को डिफेंड कर रहे थे। उनमें सेंस ऑफ नेशनैलिटी थी, उनको ये था कि ये बाहर से लोग आए हैं हमारी कंट्री पे कब्जा करने के लिए, और इसलिए उन्होंने जान लगा के
अपने एरिया को, अपने पूरे पेनिनसुला को डिफेंड किया, और वहीं ये जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। और एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से पूरा कैंपेन डिजास्टर बन गया, वो ये था कि उन्होंने टर्किश फोर्सेस के डिफेंसेस को, उनके आत्मबल को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट किया। ब्रिटिश लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके पास जो शिप्स हैं वही काफी होंगी उनको हराने के लिए, बट टर्किश लोगों ने दिखा दिया कि इतने आसानी से आप उनको हरा नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि गैलीपली कैंपेन शुरुआत से ही एक डिजास्टर था, और इस खराब प्लानिंग की वजह से, इस गलत कैंपेन की वजह से 2.5 लाख से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई अलाइड साइड पे। ऑटोमन एम्पायर के साइड पे भी लगभग इतनी ही कैजुअलिटीज हुई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि अक्सर जब भी गैलीपली कैंपेन की बात होती है तो एक साइड अलाइड फोर्सेस को बताया जाता है और दूसरी साइड टर्किश फोर्सेस को। हालांकि टर्किश फोर्सेस ज्यादा मात्रा में थी, बट सिर्फ टर्किश लोग वहां पे नहीं थे, वहां पे ऑटोमन एम्पायर के और भी सिपाही थे। तो इसीलिए अलाइड फोर्सेस वर्सेस ऑटोमन एम्पायर की ये लड़ाई थी गैलीपली कैंपेन में। अगर आप डार्डेनेल्स कैंपेन के बारे में या गैलीपली कैंपेन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत कमाल की बुक है, जिस बुक का नाम भी गैलीपली है। उस बुक को लिखा है पीटर हार्ट ने, और बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये पूरा मिशन प्लान किया गया था और क्यों अल्टीमेटली जाके इसमें अलाइड फोर्सेस की हार हो गई, जबकि उनकी नेवी, उनकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग थी, फिर भी वो ऑटोमन डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाए और कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा नहीं कर पाए। उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से बुक ले सकते हैं। गैलीपली कैंपेन से रिलेटेड एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रिटिश रेजिमेंट जिसमें लगभग 250 सोल्जर्स थे, वो पूरा रेजिमेंट एक सैंड के तूफान में बिल्कुल गायब हो गया था, मतलब गायब हो गया जमीन से। और इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को द वैनिश्ड रेजिमेंट ऑफ गैलीपली के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरी वर्ल्ड वॉर 1 सीरीज का इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन के बिल्कुल बीच में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें और मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना मत भूलें।